आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन गुजरे हुए दिनों की कुछ यादें भूले नहीं भुलाती। इनमें बहुत सी समय की धूल से धुंधली तो हो जाती हैं, पर उनके निशान नहीं मिट पाते। लगता है कि जैसे वो कल की ही बात हो। बहुत सी यादें हमारे बचपन और उस मकान की होती हैं जिसमें हम सब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी। उसके जर्रे जर्रे में न जाने कितनी कहानियां छुपी रहती हैं। कहते हैं मकान की भी एक जिंदगी होती है, उसका दिल धड़कता है और खामोश दिखने वाली दीवारें चुपचाप सब कुछ सुनती और महसूस करती हैं। बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि एक मकान की औसतन जिंदगी करीब 40 या 50 साल की ही होती है, क्योंकि बच्चे बड़े होकर परिंदों की तरह उड़ जाते हैं अपनी नई दुनिया को बसाने। और वो घोंसला जिसमें हम सब बड़े हुए पीछे छूट जाता है। माँ बाप अकेले रहकर इंतजार करते इस दुनिया से भी चले जाते हैं। आशियाना सूना हो जाता है। सुना है जब हम मकान छोड़ देते हैं तो उसकी दीवारें अपना अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी परतें धीरे धीरे उखड़ने लगती हैं। उनको छूकर महसूस होता है कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। आइए एक ऐसे ही मकान की जिंदगी के कुछ पन्ने उलट कर देखते हैं। हमारी कहानी सुनने के बाद हो सकता है आपको ये एहसास हो कि क्या ये मेरे अपने घर की ही कहानी तो नहीं है। ये मकान हमारी माँ और पिताजी के लिए एक सपने जैसा था। जिंदगी की रफ्तार के बावजूद हम सबको अपना बचपन और उस मकान की याद जरूर आती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, When you finally go back to your old home, you find it wasn't the old home you missed, but your childhood. पिछले साल जाड़ों की बात है। दोपहर का वक्त था। मैं और मेरा छोटा भाई अपने दूसरे मकान की अलमारी में रखी हुई कुछ किताबों को देख रहे थे। कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिल गईं और उनमें बहुत सी हमारे पुराने मकान की थी। तस्वीरों को साफ किया, उन पे एक नज़र पड़ने पर अचानक बहुत सारी बातें याद आ गई। लगा कि हर तस्वीर कुछ कह रही है। हाँ, यही मकान तो था जिसमें हम सब लोगों की न जाने कितनी यादें छूट गई हैं। यादों के गुबार से गुजरे तो मन किया कि क्यों ना एक बार उस मकान को देखा जाए। और फिर चल पड़े रामपुर के रास्ते पर। रास्ता तो कांटे नहीं कट रहा था। याद आ रहा था अपना बचपन, फिर बाहर जाकर पढ़ाई, नौकरी, और फिर याद आई अपनी शादी की। इसी मकान से तो हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। मंजिल पास आई।
एक बार फिर हम उसी मोड़ पर थे जहां से न जाने कितनी बार गुजर चुके थे, लेकिन इस बार वो पुराना नजारा बदला सा लगा। सब कुछ बेगाना सा देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही पलकों में हम घर के फाटक के सामने थे। बहुत सी पुरानी यादें एकदम से ताजा हो गईं। जुबान से सिर्फ इतना ही निकला, अरे ये क्या हो गया। मकान की ये हालत देखकर मन भर आया। शाम होने को थी। अपनी नीस के घर लौटकर सोचा कि कल हिम्मत करके वापस आएंगे। दूसरे दिन मकान के अंदर गए। सब कुछ पहचाना पर अनजाना लगा। 47 साल पहले इस खूबसूरत पाम ट्री पर हमने अपना नाम लिखा था। नाम तो आज भी लिखा है, मगर पेड़ अब जंगल में है। पहले जैसा कुछ भी नहीं था। लंबी सांस ली और मकान के अंदर गए। सब तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी। मैं वक्त हूँ। मेरी जिंदगी इसी मकान में गुजरी है। शायद मैंने आपको पहचान लिया है। बहुत कम उम्र के थे आप सब जब यहाँ रहते थे। क्या रौनक होती थी। फिर धीरे धीरे आप सब अपनी मंजिल की तरफ चले गए। आपके माँ और पिताजी बस आपके आने का इंतजार करते रहते, और जब भी आप आते तो बहुत खुशी का माहौल रहता। वक्त बीतता गया और उनके जाने के बाद यह मकान अकेला हो गया। बस इसी इंतजार में यह मकान अपनी सेहत खो बैठा और अब इस हाल में आ गया है। मुझे सब याद है और मैं इस मकान की माजी को तलाशने में आपकी मदद कर सकती हूँ। इस मकान की पूरी दास्तान 1934 और 35 से शुरू हुई थी। तकरीबन इसी वक्त के आसपास नवाब राजा अली खान ने अंग्रेज रेजिडेंट के रहने के लिए इस जगह को चुना था। आज भी यह जगह हरदोर पट्टी के नाम से जानी जाती है। यह बंगला 1935 में बनकर तैयार हो गया। ये कोठी नवाब साहब ने अपनी 7वीं बेटी खुर्शीद बानो के नाम कर दी थी, इसलिए इसका नाम खुर्शीद मंजिल पड़ा। इस कोठी का नक्शा और बनावट बिल्कुल विलायती था। बड़े बड़े रोशनदार कमरे, चारों तरफ कोई 4 एकड़ जमीन, बाहर एक पूरा टेनिस कोर्ट, हर कमरे के साथ ड्रेसिंग रूम और बाथरूम, जिसमें बड़े बड़े टब के साथ ठंडा और बाहर लगे बॉयलर के जरिए गर्म पानी के आने का इंतजाम था। वॉश बेसिन में भी मिक्सर लगे थे, जिसमें ठंडा और गर्म पानी आता था। कमरों का फर्श बना तो रंगीन सीमेंट से था, मगर इतना चिकना और चमकदार कि आज की टाइल्स भी शर्मा जाए। किचन कोठी के बाहर था। स्टाफ और काम करने वालों के लिए करीब 7 क्वार्टर भी बनाए गए थे,
आजादी के बाद 1950 में इस कोठी में सबसे पहले श्री आर.के. चौधरी डिस्ट्रिक्ट जज रहने को आए। बहुत सालों तक इस कोठी में कोई बदलाव न हुआ। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? ये बात शायद दिसंबर 1960 की है। उस वक्त के जज साहब रिटायर होने वाले थे और किसी पार्टी के दौरान नवाब साहब से उनकी मुलाकात हुई। बातचीत के बीच इस कोठी को बेचने की बात सुनकर जज साहब ने इसे खरीदने की बात कही। नवाब साहब तो यह सुनकर खुश हो गए और उसी वक्त उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि यह कोठी जज साहब को बेच दी जाए। उस शाम की मुझे भी याद है। आप सब भाई बहन अपनी वालिदा के साथ उस कमरे में इंतजार कर रहे थे। आपके वालिद, जिनको आप सब भाई कहकर पुकारते थे, हंसते हुए आए और कहा कि आज से ये मकान हम सबका हो गया है। नवाब साहब से हुई बातचीत बताई। आप सब तो जैसे खुशी से झूम ही उठे थे। लेकिन आगे क्या हुआ, बताइए ना। खुशी का माहौल चल ही रहा था कि एकदम जैसे बिजली सी गिर पड़ी। सरकार ने बिना किसी वजह इस मकान को एक्वायर कर लिया। सबका दिल तो जैसे टूट ही गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मामला हाई कोर्ट जाने की बात जानकर सरकार ने यह हुक्म वापस लिया। Political and executive intimidation against the judiciary had started within a decade of our independence. इसके बाद ही आपके वालिद जनाब मोहन शंकर जी ने मकान में काम कराना शुरू किया। इसमें उनके साथ काम करने वाले जान अली जी ने बहुत मदद की। याद है ना, आप और आपकी बहन ने सारे शीशों पर रंग किया था। सारे मकान में नए पंखे, नया पेंट, लोहे के और जाली के दरवाजे, बाहर 4 दीवारी से लेकर नई किस्म के फलों के पेड़ और सामने हरी दूब की घास और बेहतरीन गुलाबों के पेड़ लगाए गए थे। कई सारे गुलाबों की कलम लगाकर नई तरह के फूल भी निकाले गए। मकान की शक्ल तो बिल्कुल बदल चुकी थी और कुछ ही सालों में इस मकान के चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत बागीचा दिखने लगा। हर मौसम के तरह तरह के फल और फूल निकलने लगे। घर मानो सचमुच जन्नत का एक हिस्सा लगने लगा। और इस मकान का नाम बदलकर अशोक विला रख दिया गया। खुशियों का काफिला फिर रुका नहीं। इस मकान को न जाने कितनी खुशियां नसीब हुई। इसी मकान 4 बच्चों की शादी हुई। हर बार मकान दुल्हन की तरह सजता था। कब आए बहू घर में, थी आस बहुत दिन से। कब आए बहू घर में, ईश्वर ने आज हमको मंगल घड़ी दी। आप सब इकट्ठे होकर कई दिनों तक बहुत हंसी खुशी का माहौल रखते थे। आपका पहला बेटा भी तो इसी घर में हुआ था। मुझे याद आ रहा है, शादी के बाद अशोक और मंजू जब दिसंबर 1974 में आए थे तो कई दिन तक बहुत जश्न हुआ था। बड़े भाई आमोद की दोनों बेटियां नीचा और लीला भी आई थी। इतने सारे जने और सब इसी मकान में हंसी खुशी बिखेरते रहते थे।
मेरी रफ्तार रुकी नहीं। भाई और माँ 2 बार यहाँ से दूसरे और छोटे बेटे के पास अमेरिका भी घूम कर आए थे। और इसी तरह महीने और साल गुजर गए। आप सब छुट्टियों में इकट्ठे होते, बहुत रौनक होती। और आप सबके जाने के बाद भाई और माँ अपना ज्यादा वक्त बागवानी में ही गुजारते थे। माली राजाराम कई बार डांट खाने के बाद भी एक वफादार इंसान की तरह, साए की तरह साथ रहता था। हर दोपहर भाई अपनी आराम कुर्सी पर बाहर बैठकर डाकिये के आने का इंतजार करते थे। 1979 के करीब बड़ी बेटी लता और उसका परिवार आगरा से वापस आकर मकान के साथ वाले हिस्से में, जिसको आप सब एनेक्सी कह के बुलाते थे, रहने लगे। इन सबके साथ जनाब अनुरोध और उसके परिवार के साथ होने से ढलती उम्र में भाई और माँ को बहुत बड़ा सहारा हो गया था। भाई के बहुत सख्त मिजाज होने के बावजूद आप सबको उनके छुपे प्यार का एहसास था। और शायद इसीलिए हर छुट्टियों में आप सब कहीं और जाने के बजाय रामपुर ही आते थे। इसी बात को हाल ही में अमित ने बहुत अच्छी तरह बयान किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। Come winter vacations and the annual gatherings at Ashok Villa would be the highlight in the lives of each one of us. The vacations were jam-packed with loads of family time and excitement, happiness unlimited and unparalleled. Papa and Mummy would drive from Parasia, pick me up, and Didi from Gwalior. A day with Ravi Mama, Vijay Mami in the ancestral house at Gwalior was the connect time to our roots. What a beautiful house along the Gwalior fort it was. I can vividly remember even the texture of the walls of the house. The old pictures in the dimly lit drawing room of Badi Amma's ancestral family, Hamara Gwalior. Next day, we would drive down to Agra, where we spent time with Chacha and my cousins, Nimmi Mausi, Surendra Mausaji, and dear Bablu and Sangeeta. Oh, how thrilling it was to be with all of them. A couple of days of good fun, we would drive to Rampur via Bareilly. A day with Nana, Nani, Subodh Mama, Leela Mami, Neerja Mausi, Alok Mama and Manju Mausi would melt the tiredness of the journey. How happy each one was to meet each other was a phenomenon. The lunch would always be memorable for the culinary skills of Subodh Mama. Subodh Mama could easily rank, in my opinion, to be one of the greatest foodies of our foodie family. His signature gosht dishes were a treat. Chane ki dal and meat was one of my favorite dishes. The last leg of the journey would start after a cup of tea in winter sun. As we rolled out, the excitement would become palpable. Every kilometer appeared to take so long. As we drove into civil lines, crossing the familiar shops, our excitement knew of no limits. Then the line of those eucalyptus trees along the highway, and finally turn into the drive. I and every
everybody else would be sitting in the lawn waiting for us. It was like an explosion of emotions. Bhai would externally appear to be unmoved. He could bottle up his emotions like no one else. But each one of us knew for sure how he has been waiting for this for months in advance. Sounds of silence. We would touch his feet, hug Badi Amma, and meet everyone else. So much to catch up. I can feel the choking sensation even today when I write this piece. Things would settle down as the sun set and the cold Rampur night would engulf the villa. The fog would start settling down, and this would add a very special charm to the whole scene. The gathering would now shift indoors to dining hall around the fireplace. Rajaram would have prepared the fireplace ready to be lit. Soon the ceremony would begin. The fireplace would be blazing, potatoes baking underneath the glow. Homemade wine would flow. Plums and raisins was my favorite. The kitchen would be humming with activity. Then we will hear a scooter in the driveway. And the typical honking of the horn. It would be Anurudh Mama back from his clinic. Excitement again. Then we would hear the Punjab Mail go past the railway track. The fireplace was the place where everyone into the family was wined and dined in. The party would occasionally shift to the drawing room for a twist dance. Memories of the fireplace are still glowing in my mind, and I can still feel the soft warmth from it. अब तो मुझे भी लगता है जैसे ये कल ही की बात हो। भाई और माँ के जाने के बाद आप अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगे थे। बाग बगीचों को आपने पहले से भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया था कि एक झलक दिखलाती है। क्या ये बिल्कुल जन्नत का हिस्सा नहीं लगता? भाई और माँ को ये सब देखकर इतनी खुशी होती थी, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। आपके साथ साथ मेरी भी सारी पुरानी यादें ताज़ी हो गई। यह मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी रफ्तार नहीं रोक सकता। मेरी यादों की किताब में पन्ने जुड़ते जाते हैं और इन्हीं पन्नों में आपकी कहानी लिख जाती है। गुजरते वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। कुछ वजह से आपको ये मकान छोड़ना पड़ा था और यहीं से इस मकान की किस्मत बदलती चली गई। जिन्होंने मकान खरीदा था वो भी बहुत दिन नहीं रह पाए। ये मकान बेजार और वीरान होता गया और आज अब इस हालत में आ गया है। अशोक विला की ये कहानी अपने में अकेली नहीं है। मुझे एहसास है कि बहुत सारे मकान यही कहानी दोहराते हैं। वक्त और इंसान की जिंदगी रुकती नहीं। इस कहानी से हम सब यही सीख सकते हैं। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरी रफ्तार कभी नहीं रुकती। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वक्त की आवाज़ के साथ मानो जज्बातों के सैलाब भी रुक गए। वक्त ने हम दोनों को हकीकत से रूबरू करा दिया।
हमने एक दूसरे को मायूस निगाहों से देखा और फिर लौट चले वापस अपने घर की ओर। एक कड़वे सच के साथ कि औसतन एक मकान की जिंदगी शायद 40 या 50 साल ही होती है।